मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन इन 2 सालों में मैंने जितना सहा था शायद ही उतना किसी ने पूरी जिंदगी में सहा हो। मेरा नाम अनुपमा है और मेरे पति अर्जुन अपने ही घर के लिए जैसे बोझ बन चुके थे। घर में ससुर श्याम प्रसाद जी का दबदबा था। उनकी हर बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। मेरी सास सविता जी हर छोटी बड़ी बात पर मुझे ताने मारती थी। बहू, तुम्हारे मायके वालों ने क्या सिखाया है तुम्हें? तुम्हारे चक्कर में हमारा बेटा निकम्मा हो गया है। मेरी जेठानी कनिका हर वक्त मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती और जेठ वरुण भी अपने छोटे भाई अर्जुन को तिरस्कार की नजर से देखते। मेरी ननद रागिनी तो जैसे मुझे इस घर की नौकरानी समझती थी। सुबह से लेकर रात तक मैं बस काम ही करती रहती, कभी रसोई, कभी सफाई, कभी कपड़े, सब कुछ। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने और अपमान ही मिलता। अर्जुन कोशिश करते थे मुझे संभालने की, लेकिन खुद उनकी हालत भी बहुत खराब थी। बेरोजगारी ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया था और घर वालों की बातें उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। एक दिन जब सास ने सबके सामने उन्हें निकम्मा कहा और जेठ जी ने उनका मजाक उड़ाया, तो अर्जुन की आंखों में पहली बार मैंने आंसुओं की जगह आग देखी। उसी रात उन्होंने मुझसे कहा, अनुपमा बस और नहीं, अब मैं कमाने जाऊंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए लुधियाना चले गए। शुरू में मुझे लगा कि शायद कुछ दिनों में उनका फोन आएगा या कोई खबर मिलेगी, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। इस बीच मेरे लिए ससुराल में रहना और भी मुश्किल हो गया था। अब तो सब खुलकर मुझे ताने देते, तुम्हारा पति तो भाग गया, अब तुम क्यों हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी हो। मेरी सास का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। एक दिन तो हद ही हो गई जब मेरे जेठ जी ने मुझ पर अपनी गंदी नजर डाली। अब मैं उनसे बहुत ज्यादा डरने लगी थी। जब मैंने जेठ जी की शिकायत सासू माँ से की तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर गुस्से में आकर मेरा सामान बाहर फेंक दिया और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उस दिन मैं सड़क पर खड़ी थी, बिना किसी सहारे के, बिना किसी उम्मीद के। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। शायद अब मेरे आंसू भी सूख चुके थे। उसी गांव के किनारे मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कुछ लोगों के घरों में काम करके मैं अपना गुजारा करने लगी। मेरे लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी, भूख से, तन्हाई से और उन यादों से जो हर पल मुझे अंदर से तोड़ती थी। 2 साल और बीत गए। अब मेरी जिंदगी बस एक आदत बन चुकी थी, दर्द सहने की आदत। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, अचानक सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से जो शख्स उतरा उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। वो अर्जुन थे, लेकिन ये अर्जुन वो नहीं थे जिन्हें मैं जानती थी। उनके कपड़े, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। अर्जुन को अपने सामने खड़ा देखकर मेरी धड़कनें जैसे थम सी गई थी। 2 साल की तन्हाई, इंतजार और दर्द एक ही पल में मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। लेकिन जिस अर्जुन को मैंने छोड़ा था और जो आज मेरे सामने खड़ा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उनके कपड़े महंगे थे और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उनकी आंखों में अपनापन कहीं खो गया था। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, अर्जुन आप। मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे मेरे अंदर का सारा दर्द बाहर आना चाहता हो। अर्जुन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरी फटी पुरानी साड़ी, चेहरे की थकान और उस झोपड़ी को जहां मैं पिछले 2 सालों से अपनी जिंदगी काट रही थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन अगले ही पल वो सख्त हो गए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी भी यहीं हो
उनका ये सवाल मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने उम्मीद की थी कि वो मुझे गले लगाएंगे, मेरे दर्द को समझेंगे, लेकिन उनके लहजे में अपनापन नहीं बल्कि एक दूरी थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, और कहाँ जाती अर्जुन? आपके जाने के बाद सबने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनते ही अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो, इसमें कुछ पैसे हैं तुम्हारी जरूरत के लिए। मैं सन्न रह गई। क्या 2 साल बाद मिलने पर यही रिश्ता बचा था, कुछ पैसों का? मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने लिफाफा लेने से मना कर दिया। मैंने भर्राई आवाज में कहा, मुझे पैसों की नहीं, आपके साथ की जरूरत थी अर्जुन, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खुद को रोक लिया। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सब अर्जुन को देखकर हैरान थे। जो लड़का कभी निकम्मा कहा जाता था, आज इतनी बड़ी गाड़ी में वापस आया था। किसी ने धीरे से कहा, लगता है शहर जाकर किस्मत बदल गई इसकी। लेकिन इन सब बातों के बीच अर्जुन की नजरें बार बार मेरी झोपड़ी और मेरी हालत पर टिक जाती थी। अचानक अर्जुन ने फैसला लेते हुए कहा, चलो मेरे साथ। उनके इस एक वाक्य ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ? उन्होंने बिना मेरी आंखों में देखे कहा, अपने घर। अब बहुत कुछ बदलना बाकी है। उनके इस जवाब में एक अजीब सा रहस्य था, जैसे वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे घर को कुछ दिखाना चाहते हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद फिर से जाग उठी। मैं धीरे धीरे उनके साथ चलने लगी। जैसे जैसे हम ससुराल के करीब पहुंच रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही घर था जहां से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था। आज मैं उसी घर में वापस जा रही थी, लेकिन हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से सास सविता जी और जेठानी कनिका की आवाजें आ रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अगले ही पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। एक ऐसा अर्जुन जिसे उन्होंने कभी लायक नहीं समझा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच अर्जुन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो अब इस घर का हिसाब बराबर करने आए हों। जैसे ही अर्जुन ने घर के अंदर कदम रखा, पूरा माहौल जैसे जम सा गया। ससुर श्याम प्रसाद जी, जो हमेशा ऊंची आवाज में बोलते थे, वो इस वक्त चुप थे। उनकी आंखों में हैरानी और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। सविता जी का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उन्हें अपने किए का हिसाब सामने खड़ा नजर आ रहा हो। जेठानी और जेठ भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वही अर्जुन जिसे उन्होंने घर से जाने पर मजबूर किया था, आज इतनी शान से वापस खड़ा था, और उनके साथ मैं भी थी। वो बहू जिसे उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया था। अर्जुन ने पूरे घर पर एक गहरी नजर डाली, जैसे हर कोने से जुड़ी यादों को परख रहे हो। फिर उनकी नजर सीधे अपने पिता श्याम प्रसाद जी पर जाकर ठहर गई। वो धीरे धीरे उनके सामने पहुंचे और शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोले, कैसे हैं आप पिताजी? ये सवाल सुनते ही श्याम प्रसाद जी के होंठ कांप गए, लेकिन शब्द नहीं निकले। शायद पहली बार उन्हें अपने बेटे के सामने जवाब देने में डर लग रहा था। सविता जी बीच में बोल पड़ी, अर्जुन बेटा तू आ गया, हमें तो लगा था। उनकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि अर्जुन की नजरों में अब वो पुराना अपनापन नहीं था, बल्कि एक सख्त फैसला झलक रहा था। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी, और अंदर मेरे डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी अर्जुन ने अचानक मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले इसका जवाब दीजिए, इसे इस घर से किस हक से निकाला गया? उनका सवाल बिजली की तरह पूरे घर में गूंज गया। सविता जी और कनिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर भी सविता जी ने खुद को संभालते हुए कहा,
हमने जो किया सही किया, जब बेटा ही साथ छोड़ दे तो बहू को क्यों पाले हम। उनके ये शब्द सुनते ही अर्जुन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। वो एक कदम आगे बढ़े और बोले, मैंने साथ छोड़ा था या आप लोगों ने मुझे जीने का मौका नहीं दिया था। उनके इस सवाल में सालों का दर्द था। उन्होंने बिना रुके आगे कहा, आप लोगों ने मुझे हर दिन अपमानित किया, मुझे निकम्मा कहा और जब मैं कुछ करने के लिए निकला तो मेरी पत्नी को सजा दे दी। अब पूरे घर में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी जेठ जी ने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो अर्जुन, पुरानी बातें भूल जाओ, अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन हल्की सी हंसी हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और तंज दोनों थे। उन्होंने कहा, इतनी आसानी से 2 साल तक किसी ने मेरी पत्नी की खबर तक नहीं ली और आज कहते हो सब ठीक हो जाएगा। उनके शब्द जैसे हर किसी के दिल पर चोट कर रहे थे। अचानक अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और टेबल पर रख दिए। ये देखिए, उन्होंने कहा, ये उस जमीन के कागज हैं जो इस घर के नाम थी। अब वो जमीन मेरे नाम है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्याम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से कागज उठाए और पढ़ने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं ये सब देखकर हैरान थी। अर्जुन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि पूरा खेल ही बदल गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे उनके चेहरे की उस रहस्यमयी शांति से हो रही थी, जैसे ये तो बस शुरुआत हो। अर्जुन ने सबकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ये तो सिर्फ पहला कदम है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके इस एक वाक्य ने पूरे घर में एक अजीब सा डर फैला दिया। अर्जुन के शब्दों ने पूरे घर का संतुलन हिला दिया था। जो लोग उन्हें कभी नीचा दिखाते थे, आज वही लोग उनकी आंखों में जवाब ढूंढ रहे थे। ससुर जी कुर्सी पर बैठ गए, जैसे उनके पैरों से ताकत ही निकल गई हो। सास सविता जी बार बार अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडापन था, जो ये साफ बता रहा था कि वो अब भावनाओं से नहीं बल्कि किसी ठोस इरादे से काम कर रहे हैं। मैं एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे लिए ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन ये सपना डर और रहस्य से भरा हुआ था। अचानक अर्जुन ने धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच चलते हुए कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि एक निकम्मा लड़का 2 साल में इतना सब कैसे कर सकता है ना? उनके इस सवाल पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी नजरें झुक गईं। अर्जुन ने आगे कहा, लुधियाना जाने के बाद मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। मैंने हर वो काम किया जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन वहां मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिर्फ काम नहीं बल्कि सच्चाई भी सिखाई। उनके शब्दों में एक गहराई थी, जैसे वो सिर्फ अपनी मेहनत की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने अचानक जेठ जी की तरफ देखा और बोले, भैया आपको तो सब पता होना चाहिए, आखिर ये खेल आपने ही तो शुरू किया था। ये सुनते ही वरुण का चेहरा एकदम बदल गया। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। सविता जी ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहा है अर्जुन, कौन सा खेल? लेकिन अर्जुन ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, माँ आपको सच जानना है तो अपने बड़े बेटे से पूछिए, कैसे उसने मुझे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की और कैसे उसने मेरे हर मौके को खत्म किया। पूरा माहौल अचानक और भारी हो गया। वरुण ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब झूठ है, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अर्जुन अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और टेबल पर रख दिया। झूठ? तो ये सुन लो। जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, कमरे में वरुण की आवाज गूंजने लगी। वो किसी से कह रहा था कि अर्जुन को कभी कामयाब नहीं होने देना, वरना वो हम सब पर भारी पड़ जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। श्याम प्रसाद जी ने गुस्से में वरुण की तरफ देखा। ये क्या है वरुण, तू अपने ही भाई के खिलाफ साजिश कर रहा था। वरुण अब पूरी तरह से घिर चुका था, लेकिन फिर भी उसने खुद को बचाने की कोशिश की।
पिताजी, ये सब गलत है। अर्जुन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि अर्जुन की हालत सिर्फ उनकी किस्मत की वजह से है, लेकिन आज सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही थी। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी थी, जैसे वो कहना चाहते हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी पल उन्होंने एक और बात कह दी जिसने मुझे फिर से चौंका दिया। उन्होंने कहा, ये तो सिर्फ आधा सच है, असली खेल अभी बाकी है। उनके इस वाक्य ने पूरे घर में एक बार फिर सन्नाटा फैला दिया। सविता जी और श्याम प्रसाद जी अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके अपने ही घर में इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। अर्जुन खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और बाहर देखते हुए बोले, मैंने 2 साल से मेहनत ही नहीं की। मैंने हर उस सच्चाई को इकट्ठा किया जो इस घर की नींव हिला सकती है। उनकी आवाज में अब एक ठंडा आत्मविश्वास था। अर्जुन के शब्दों के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे हर कोई अपने अपने अंदर छुपे डर से लड़ रहा हो। ससुर जी की आंखों में अब गुस्से से ज्यादा पछतावा नजर आने लगा था, लेकिन वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सविता जी बार बार वरुण की तरफ देख रही थी, जैसे उनसे उम्मीद कर रही हो कि वो इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता निकाल ले। लेकिन वरुण खुद पूरी तरह से घिर चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। जेठानी जी ने जो हमेशा ऊंची आवाज में बोलती थी, वो भी चुप थी, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक ही झटके में खत्म हो गई हो। मैं ये सब देखकर समझ रही थी कि आज इस घर के हर रिश्ते की असलियत सामने आने वाली है। अर्जुन ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप लोग हमेशा मुझे निकम्मा कहते थे, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं सच में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उनकी आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। उन्होंने आगे कहा, भैया सिर्फ मुझे रोकते ही नहीं थे, उन्होंने मेरे नाम पर लिए गए पैसों को भी हड़प लिया था ताकि मैं कभी खड़ा ही ना हो सकूं। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और वरुण से बोले, क्या ये सच है? वरुण अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैंने जो किया इस घर के लिए किया। अगर अर्जुन सफल हो जाता तो सब कुछ उसके नाम हो जाता। उसकी ये बात सुनकर पूरे घर में जैसे एक और झटका लगा। सविता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू पछतावे के थे या डर के, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। कनिका ने धीरे से वरुण का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ थी। तभी अर्जुन ने एक और कागज निकालते हुए कहा, और ये देखिए, ये वो सबूत है जिनसे साबित होता है कि भैया ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस पूरे घर को धोखा दिया है। उन कागजों में बैंक के लेन देन और कुछ दस्तावेज थे जो ये दिखा रहे थे कि वरुण ने चुपके से घर की संपत्ति का हिस्सा अपने नाम करने की कोशिश की थी। श्याम प्रसाद जी अब पूरी तरह से हिल चुके थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया वरुण, और तूने ये सब किया। उनकी आवाज में टूटन साफ महसूस हो रही थी। वरुण अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी खामोशी ही उसकी गलती का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। सविता जी भी अब समझ चुकी थी कि उन्होंने जिस बेटे को हमेशा सही माना, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मैं ये सब देखकर अंदर से कांप रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि इस घर में मेरी ही गलती है, लेकिन आज सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही थी। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक सच्ची नरमी नजर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अनुपमा, अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। अब सच सबके सामने है। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरे अंदर का दर्द अभी भी जिंदा था। अचानक अर्जुन ने एक और चौंकाने वाली बात कही, लेकिन ये सब सिर्फ पैसों और साजिश का मामला नहीं है। इसके पीछे एक और सच छुपा है जो आप सबको जानना होगा। उनके इस वाक्य ने फिर से पूरे घर में तनाव भर दिया। सबकी नजरें अब अर्जुन पर टिक गईं।
जैसे वो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, इस घर में सिर्फ मेरे साथ ही अन्याय नहीं हुआ, बल्कि इस घर की नींव ही झूठ और लालच पर रखी गई थी। उनकी आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। अर्जुन की आखिरी बात ने जैसे पूरे घर की सांसें रोक दी थी। हर कोई उनकी अगली बात का इंतजार कर रहा था, लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ससुर श्याम प्रसाद जी अब कुर्सी पर झुक गए थे, जैसे उनके कंधों पर अचानक सालों का बोझ आ गया हो। सविता जी की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और वो बार बार अर्जुन को देख रही थी, जैसे उनके पास अब भी कोई उम्मीद बची हो। वरुण और कनिका के चेहरे पर पसीना था और पहली बार इस घर में उनकी आवाजें पूरी तरह खामोश हो गई थी। मैं ये सब देख रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि अब जो सच सामने आएगा वो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि इस घर की पूरी पहचान को बदल देगा। अर्जुन ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और फिर भारी आवाज में कहा, आप सबने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन शायद आप ये भूल गए कि जो इंसान चुप रहता है वो सबसे ज्यादा देखता और समझता भी है। उनकी बातों में एक गहराई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। उन्होंने आगे कहा, जब मैं लुधियाना गया तो सिर्फ काम करने नहीं गया था, मैं ये जानने गया था कि आखिर मेरी जिंदगी बार बार क्यों बिगड़ रही थी। उनके इस वाक्य ने सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी ने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अर्जुन ने जेब से एक और फाइल निकाली और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, ये वो कागज है जो इस घर की असली नींव को दिखाते हैं। श्याम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से फाइल उठाई और जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया उनकी आंखें फैल गईं। उनकी सांसें तेज हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? सविता जी ने उनसे कागज लेकर पढ़े और जैसे ही उनकी नजर उन शब्दों पर पड़ी उनके हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, सच हमेशा छुपा नहीं रहता माँ, एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जिस जमीन और घर को आप अपनी मेहनत की कमाई समझते थे वो असल में किसी और का था। ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक साथ हैरानी और डर उभर आया। अर्जुन ने आगे बताया, पिताजी आपने सालों पहले जो जमीन खरीदी थी वो असल में गलत तरीके से ली गई थी। उस जमीन के असली मालिक को कभी उसका हक मिला ही नहीं। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी जैसे अंदर से टूट गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना गलत हो जाएगा। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। सविता जी भी अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, लेकिन अर्जुन, ये सब क्यों अब बता रहे हो तुम? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस घर के हर झूठ का अंत हो। उनकी आंखों में अब एक ठोस फैसला दिखाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने उस असली मालिक के परिवार को ढूंढ लिया है और मैंने फैसला किया है कि ये घर और जमीन उन्हें वापस दी जाएगी। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में तूफान आ गया। सविता जी जोर से चिल्लाई, क्या तू हमें सड़क पर लाना चाहता है? वरुण भी गुस्से में बोला, तू पागल हो गया है अर्जुन, ये हमारा घर है। लेकिन अर्जुन अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ये घर कभी हमारा था ही नहीं और अब इसे सही जगह वापस जाना होगा। मैं ये सब सुनकर स्तब्ध थी। अर्जुन का फैसला बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इससे सब कुछ बदल सकता था। लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं उनके साथ हूँ? उस पल मुझे समझ आ गया था कि अर्जुन अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करने के लिए खड़े हैं। लेकिन इस फैसले का अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। और तभी अर्जुन ने एक आखिरी बात कही, कल सुबह इस घर में कोई ऐसा आने वाला है जो इस कहानी को पूरी तरह खत्म कर देगा। उनके इस वाक्य ने पूरे घर में एक और तूफान खड़ा कर दिया।
अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ी, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई ठीक से सो नहीं पाया था। हर किसी के मन में डर, पछतावा और अनिश्चितता का तूफान चल रहा था। श्याम प्रसाद जी रात भर करवटें बदलते रहे। सविता जी की आंखें सूज चुकी थी और वरुण व कनिका के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं भी पूरी रात जागती रही। मन में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। सुबह के करीब 9 बजे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी की आवाज ने पूरे घर की धड़कनें बढ़ा दी। अर्जुन पहले से ही दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे उन्हें उसी पल का इंतजार था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग आदमी अपने परिवार के साथ अंदर आया। उनके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में सालों का दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उनका सम्मान किया और कहा, इन्हीं का हक था इस घर पर और आज मैं इन्हें उनका हक वापस देने जा रहा हूँ। ये सुनते ही सविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, अर्जुन ऐसा मत कर, हम कहाँ जाएंगे। उनकी आवाज में अब वो कठोरता नहीं थी, सिर्फ डर और पछतावा था। श्याम प्रसाद जी भी खड़े होकर उस बुजुर्ग के सामने झुक गए और कांपती आवाज में बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो पहली बार अपने किए पर सच में शर्मिंदा थे। वो बुजुर्ग कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा होती है, लेकिन इंसान को एक मौका मिलना भी जरूरी है। उनके इस जवाब ने पूरे माहौल को थोड़ा शांत कर दिया। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, जैसे वो उनका फैसला समझना चाहते हूँ। बुजुर्ग ने आगे कहा, मुझे मेरा हक मिल गया, यही काफी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और उसी दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरा था। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में भी एक सुकून सा आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने जो किया सिर्फ सच के लिए किया, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में अब वही पुराना प्यार और अपनापन लौट आया था। उन्होंने मेरे पास आकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा, अनुपमा, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल के सारे दर्द को जैसे पिघला दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। इतने सालों का इंतजार, दर्द और तन्हाई आखिर खत्म हो गई थी। मैंने धीरे से कहा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। उधर श्याम प्रसाद जी और सविता जी भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने मेरे पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके इस व्यवहार ने मुझे अंदर से छू लिया। मैंने बिना कुछ कहे उनके पैर छू लिए, क्योंकि अब गिले शिकवे खत्म करने का वक्त था, ना कि उन्हें बढ़ाने का। अर्जुन ने आगे बढ़कर पूरे परिवार की तरफ देखा और कहा, आज से ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होगा, बल्कि सच्चाई और रिश्तों की नींव पर खड़ा होगा। उनके इस वाक्य ने जैसे सबके दिलों को जोड़ दिया। वरुण और कनिका भी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उनके चेहरों पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रिश्तों में जो दरारें थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अर्जुन और मैंने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां सम्मान था, प्यार था और सबसे जरूरी सच्चाई थी। मैंने उस दिन एक बात सीखी, सच भले ही देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। कहानी जैसे अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से भर जाते हैं, पर अंदर ही अंदर हमेशा दर्द देते रहते हैं। सब कुछ बदलने के बाद भी मेरे दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा था। अर्जुन के साथ नई शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन वो 4 साल जो मैंने अकेले गुजारे थे, उन्होंने मेरी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लिया था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे और मैं आंगन में चुपचाप बैठी थी, मेरी नजर सामने खेलते बच्चों पर पड़ी।
उनके हंसने की आवाज मेरे दिल में चुभने लगी। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। तभी अर्जुन मेरे पास आए और धीरे से बोले, क्या हुआ अनुपमा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मेरा दर्द जैसे खुद ब खुद बाहर आ गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन मैं मां नहीं बन सकती। मेरी ये बात सुनकर अर्जुन जैसे पत्थर के हो गए। मैंने आगे बताया, जब मैं अकेली थी तब एक दिन मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन मेरे पास ना दवा थी ना कोई सहारा। उसी दर्द में मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये कहते कहते मेरी आवाज टूट गई। अगर उस वक्त कोई मेरे साथ होता तो शायद आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, लेकिन उस गले लगाने में भी एक बेबसी थी, जैसे वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये सब मेरी गलती है अनुपमा। अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाता तो। आज उनकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उनका गला भराया था। हम दोनों एक दूसरे को थामे देर तक रोते रहे। वो दर्द जो सालों से मेरे अंदर दबा हुआ था, आज बाहर आ चुका था। अगले दिन जब ये बात पूरे परिवार को पता चली तो सविता जी और श्याम प्रसाद जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। सविता जी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू तुम्हारी खुशियां भी छीन ली थी। उनकी आवाज में इतना पछतावा था कि मेरा दिल भी पिघल गया। उस दिन के बाद घर में एक नई खामोशी आ गई, लेकिन ये खामोशी दर्द की नहीं, समझ की थी। सबको एहसास हो चुका था कि उनके एक फैसले ने कितनी बड़ी कीमत वसूल ली थी। अर्जुन अब हर पल मेरे साथ रहते, मेरा ख्याल रखते, लेकिन हम दोनों जानते थे कि कुछ खोया हुआ कभी वापस नहीं आ सकता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हमने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया, क्योंकि उस बच्चे की याद वो आज भी हमारे दिल के एक कोने में जिंदा है। एक ऐसी याद जो हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि किसी के साथ किया गया अन्याय सिर्फ उस पल का नहीं होता, बल्कि उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।